नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे, बीच में वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए सॉरी। हमारा ये चैप्टर रह रहा था हमारी भूगोल की बुक का, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय में उपोष्ण प्रदेश। आज हम इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार ये देख लेते हैं। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अमेजन की जलवायु, वर्षा वन और वर्षा वन के निवासी, और एक हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है। तो जो अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी व लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है, ठीक है। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इनके मध्य स्थित है, ठीक है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जो हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है उसको दो भाग में बांटती है। जैसे मान लो ये जो है ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री, ठीक है। तो इसके 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, मकर रेखा, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ हम लिख लेते हैं कर्क और यहाँ लिख लेते हैं मकर, ठीक है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ठीक है। अब हमारा ये कहता है कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, भूमध्य रेखा, जिसने हमारी पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके कह रहा है कि ये 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर में, यानी यहाँ से 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को, नीचे 10 डिग्री हो गया, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो ये जो इतना वाला पार्ट है ये क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, भूमध्य रेखीय प्रदेश, 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में। जो अमेजन नदी है वो कह रहा है कि यहीं से होकर के, इस पार से होकर के बहती है। देखो नदी मुहाना क्या होता है, वह जगह होती है जहाँ नदी किसी अन्य बड़ी जलराशि में मिलती है, ठीक है। और कौन सी जगह होती है, जो एक नदी होती है वो दूसरी एक बड़ी जलराशि में आके मिलती है। जैसे हम कह सकते हैं समुद्र, महासागर, सागर, है ना, तो वहाँ आकर नदी मिलती है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के भागों से अपवाहित होती है, यानी बहती है। अपवाहित होना मतलब बहना, ठीक है। तो ये ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ भागों से होकर के बहती है। अब हम यहाँ के अमेजन बेसिन जो है, तो यहाँ की जलवायु देखेंगे। अमेजन बेसिन की जलवायु देखो, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ फैला है, भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म व नर्म जलवायु रहती है और लगभग प्रतिदिन यानी रोज बरसात होती है और बिना पूर्व चेतावनी के यहाँ पर के बरसात होती है, ठीक है। और जो हमारी त्वचा होती है वो कैसी रहती है, चिपचिपी। यह मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। तो यहाँ का जो मौसम है वो हमेशा गर्म व आर्द्र रहता है। यहाँ दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, ठीक है। दिन का तापमान उच्च होता है और आर्द्रता अति उच्च होती है, ठीक है। यहाँ पर रात में तापमान कम हो जाता है
और लेकिन आर्द्रता अधिक रहती है। ठीक है, तो ये हमने जलवायु पढ़ लिया। अब हम देखेंगे वर्षा वन। जो वर्षा वन है या जहाँ की भूमि पर सघन वन होते हैं। देखो यहाँ पर भारी वर्षा के कारण घने जंगल उगते हैं। ठीक है, तो ये जो है पत्तियों तथा शाखाओं से छत यहाँ बन जाती है। सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित व नम होती है। यहाँ के जो वन हैं वो इतने घने होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भी क्या है, भूमि तक नहीं पहुँच पाता। ये जो वन है इतने घने होते हैं कि जो पत्ते और शाखा द्वारा जो बनाई गई घनी छत सूर्य के प्रकाश को जमीन तक नहीं पहुँचने देती है और जमीन अंधेरी और नम रहती है। और यहाँ केवल छाया सहन करने वाले पेड़ ही उग सकते हैं। यहाँ केवल वो ही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। ठीक है, परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। परजीवी पौधों के रूप में क्या होते हैं यहाँ पर, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड होते हैं। ठीक है, देखो ब्रोमीलाइड क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ब्रोमीलाइड क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित यानी इकट्ठा करके रखता है। और जो मेंढक है, मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता है। प्राणी जात मतलब यहाँ पर जीव जंतु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीव जंतुओं से समृद्ध प्रदेश है। यहाँ पर टूकन, गुंजन पक्षी और रंगीन पक्षित्व वाले पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, और बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती है। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती है। ठीक है, तो हमें ये याद रखने पड़ेंगे कि पिरान्या क्या है, मछलियों की प्रजाति है। देखो अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्षा वन के निवासी या वर्षा वन के जो लोग थे उनके बारे में। ठीक है, देखो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपनी भोजन के लिए फसल उगाते हैं। तो जो यहाँ वर्षा वन के जो निवासी है, यहाँ के जो लोग हैं, वो वन के छोटे से हिस्से को काट देते हैं। ठीक है, और उसको जला देते हैं और अपने लिए यहाँ पर फसल उगाते हैं। ये लोग टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जैसे टेपियोका, अनानास और शकरकंद। ठीक है, तो ये सब क्या है, उगाते हैं। कर्तन एवं ध्यान कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। किस, देखो कौन सी कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, कर्तन एवं ध्यान पद्धति। क्या होती है कर्तन एवं ध्यान पद्धति, देखिए कर्तन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है जलाना। ठीक है, देखिए कर्तन एवं दहन कृषि जो पद्धति होती है, इसमें किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करता है, फिर उसमें उनको जलाया जाता है जिसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक वो फसल पैदा की जाती है। ठीक है, और मुख्य आहार मैनीयोग जिसे कसावा भी कहा जाता है तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो जो ये अमेजन बेसिन के लोग हैं, यहाँ के निवासी, इनका मुख्य भोजन क्या है, मैनीयोग जिसे हम कसावा भी कहते हैं, और ये आलू की तरह ही ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ पर पुरुष शिकार करते हैं, वे मछली पकड़ते हैं और महिलाएं साग सब्जियाँ उगाती है, फसलों का ध्यान रखती है। और यहाँ पर नकदी फसलों के रूप में कॉफ़ी, मक्का और कोको उत्पन्न किया जाता है। वर्षा वन के जो निवासी हैं इनके निवास स्थान देख लेते हैं। देखिए ये जो है वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। जो वर्षा वन है ये घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं और मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के गए घरों में रहते हैं। कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। इनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है, तो ये मलोका यानी बड़े बड़े घर होते हैं, इनमें लोग रहते हैं और इनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। अमेजन बेसिन, देखो जो अमेजन बेसिन के लोग हैं तो यहाँ के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन का आधुनिकीकरण हो रहा है। ठीक है,
तो अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, यानी आधुनिकीकरण हो रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। पुराने समय में नदी के द्वारा ही वन के अंदर जाया जाता था। और 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। देखो 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बना था, तो काफ़ी हिस्से तक यहाँ पर पहुंचा जा सकता है इस मार्ग का उपयोग करके। अनेक स्थानों पर जाने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। विकास की गतिविधि के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। अब आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है, तो विकास हो रहा है, तो ये जो वन है वे धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ठीक है, तो अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन का जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो सब हमने इसमें पढ़ लिया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कर्तन एवं ध्यान कृषि पद्धति क्या है। एक बार वैसे मैंने बता दिया, एक बार मैंने लिख रखा था, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। तो इसी पद्धति को हम बोलते हैं कर्तन एवं ध्यान कृषि पद्धति। कर्तन यानी काटना, ध्यान यानी चलाना। ओके, एक बार मैंने नोट लिख रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, अमेजन के जंगल धरती के पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको धरती के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, तो जो अमेजन के जंगल है वो धरती के जो पर्यावरण का हमारा संतुलन है उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, इसलिए जो अमेजन वर्षा वन है इन्हें हम धरती के फेफड़े कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, देखिए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है और यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये क्या है, जैसे हमने देखा था कि जो जैसे हमारी ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। तो जो है ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हमने दो जगह उत्तर उत्तर लिखा है। तो ये 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों तक स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक है, ये सब नदियाँ मिलकर के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदर वन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं है। ठीक है, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है तो इसकी विशेषता बताइए कि यहाँ पर मैदान है, पर्वत है, हिमालय के गिरिपाद है, सुंदरवन के डेल्टा, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, बहुत सारी चाप झीलें पाई जाती हैं और यहाँ की जलवायु मानसूनी है और मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, तो मानसून के समय में ही यहाँ पर वर्षा होती है ज़्यादा, मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और शीत ऋतु में यहाँ पर ठंड होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में निवास। ठीक है, देखिए, यहाँ पर तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, यानी अनुकूल नहीं है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र, तो यहाँ जीवन बहुत कठिन होता है पहाड़ों पर, इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रहने के लिए जो प्रतिकूल है यहाँ की दशा है। ठीक है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो मानव के रहने के लिए जो सुविधाजनक जगह है वो मैदान है, तो यहाँ पर लोग अधिक रहते हैं। देखो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है, कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अब हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कृषि
कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर कौन कौन सी खेती की जाती है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर देखो मिट्टी कैसी यहाँ की उपजाऊ है, भूमि समतल है यानी ऊबड़ खाबड़ नहीं है, समतल भूमि है। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है और यहाँ की मुख्य फसल धान है। अन्य फसलें भी होती है जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा। नकदी फसलें जो होती है उसमें गन्ना एवं जूट है और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ पर चाय के बागान है। पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ पर क्या है, चाय के बागान है। जो चाय के बागान होते हैं पहाड़ों पर ही होते हैं। बिहार, असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में वन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर कौन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखो मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। पर्णपाती यानी वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है, इस कारण यहाँ पर इस प्रकार के शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। वन्य जीव देखिए हाथी, बाघ, हिरन, बंदर ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं और एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर यानी मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा ये क्या है, मछलियों की प्रजातियां हैं। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि रोहू, कतला एवं हिल्सा क्या है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि मछलियों की प्रजातियां है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित नगर, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के तट पर स्थित किसी एक नगर का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा इनमें से ये सारे जो नगर मैंने लिख रखे हैं ये गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। और ये इतने जो आप ये नगरों के नाम देख रहे हैं ये इनकी सबकी आबादी 10 लाख से अधिक है। ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ठीक है, पटना और कोलकाता ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है और इनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है यानी बंदरगाह है। कोलकाता क्या है, हुगली नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है या जिसको हम पतन भी कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन स्थित है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में बहुत बड़े हवाई पतन है। जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है तो पर्यटन जो है यहाँ की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है या फिर महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, तो देखिए आगरा में क्या है, यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल है। इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज भी कहते हैं, यह गंगा व यमुना का संगम स्थल है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमाम बाड़ा है और असम में काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभ्यारण्य है और अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजाति संस्कृति है। ठीक है, देखिए मैंने कुछ 2-3 नोट्स लिख रखे हैं, 3 इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। एलवण यानी जो खारा नहीं है, मीठा पानी है। तो यहाँ पर एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। जो फिश है उसका नाम है सुसु, जिसको हम अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। जिस पानी में ये रहती है इसका मतलब वो पानी बिल्कुल साफ है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था।
तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। और गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक है, तो गंगा नदी को साफ रखने के लिए, सफाई के लिए, ठीक है, गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको देखिए ध्यान से, पूरा वीडियो देखिए। एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से इसको देखिए और समझिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और धन्यवाद।